नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों आशा करते हैं अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। कारण ये है कि आप सभी का नोटिफिकेशन टीआरई 4 का टीआरई 4.0 किसी भी समय आप सभी का जारी किया जा सकता है। दोस्तों लास्ट फरवरी 25 फरवरी से लगाकर 10 मार्च तक आप सभी का नोटिफिकेशन हर हाल में आ जाना है। तो उसी को देखते हुए दोस्तों मैंने पहले स्टार्ट किया था, एक प्रैक्टिस सेट आप सभी को एक हफ्ते में देने की कोशिश की थी कि मैक्सिमम 2 प्रैक्टिस सेट आप सभी को एक हफ्ते में दिया जाए, लेकिन आप सभी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और समय मिलेगा नहीं आप सभी को तैयारी करने के लिए। जिन भाई बहनों और छात्रों का हिंदी विषय है और हिंदी से संबंधित एक भी आप सभी का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप सभी के लिए यह रामबाण सिद्ध होगा। प्रैक्टिस सेट आप सभी को इतने प्रैक्टिस सेट करवा दिए जाएंगे। टारगेट 100 प्रैक्टिस सेट का है। 100 प्रैक्टिस सेट जैसे ही पूरे हो जाएंगे इसके प्लस ही जाएगा, माइनस नहीं होगा। अगर आप लोग यह 100 प्रैक्टिस सेट की सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो आप सभी का स्टेट तो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से क्वालिफाई हो जाएगा। एक भी बुक नहीं लेनी पड़ेगी, एक भी नोट्स नहीं लेनी पड़ेगी, आप सभी का इसी से कंप्लीट हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी में चाहे भी किसी भी स्टेट का आप सभी लोग दे रहे हैं, जैसे आरपीएससी होगा, यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट आ गई, आरपीएससी की कैलेंडर आ चुका है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 की पोस्ट है। तो दोस्तों आप सभी लोग लग जाइए। एमपी पोस्ट आ रही है तो उसके लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है। जिस स्टेट में आप सभी का हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को शेयर करना ना भूलिए और चैनल को आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए ही है अगर आप लोगों ने विषय हिंदी लिया हुआ है और आप लोगों ने क्लिक किया है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स के संबंधित आप सभी को अपडेट्स मिलती रहती हैं। साथ में आप सभी को स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। टारगेट दोस्तों क्या है, टारगेट इसमें है कि 80 में से आप सभी के 75 प्रश्न आना टीआरई 4 में। टीआरई 4 में अगर टीआरई 4 की तैयारी करते हैं, हिंदी विषय आप सभी का है, टीजीटी पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, मतलब 9 टू 10 हो, 11 टू 12 हो, 9 टू 10 हो, 11 टू 12 हो, चाहे आप सभी का जूनियर का 6 टू 8, ये तीनों कवर करता है यह प्रैक्टिस सेट। आप सभी लोग मान के चलिए, आप सभी लोगों को यह रामबाण सिद्ध होने वाला है। 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है, 100 प्रैक्टिस सेट पूरे करके ही दम लूंगा। ठीक, मेरा नाम है ललित द्विवेदी। मैं आप सभी को पीवाईक्यू भी करवाता हूँ, हिंदी साहित्य की अभी करवा रहा हूँ। इस समय थोड़ा डिले हो रहा है, कारण है व्यस्तता ज़्यादा है। जैसे ही आप सभी का व्यस्तता कम होती है तो 5 फरवरी के आसपास आप सभी का कंटिन्यू सभी कंटेंट हो जाएगा और साथ में ऐड हो जाएगा आप सभी का व्याकरण। व्याकरण जल्दी से जल्दी स्टार्ट की जाएगी और सारे पीवाईक्यू होंगे। किसी भी एग्जाम्स का पूछा हुआ, किसी भी स्टेट का पूछा हुआ आप सभी को पीवाईक्यू करवा दिया जाएगा। माध्यम होगा बुक्स, बुक्स के माध्यम से ही, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। कारण है कि बुक से अच्छा कोई कंटेंट नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, कोई पढ़ा ही नहीं सकता आप सभी को बुक्स के अलावा। अगर आप लोग बुक्स से कंटेंट पढ़ रहे हैं तो आप लोग सो बेटर बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आप लोग को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जहाँ भी पेड बैच लिए हुए हैं, जहाँ भी पेड बैच लिए हुए हैं, पेड बैच पढ़ते रहिए। जहाँ टेस्ट सीरीज लिए हुए हैं, टेस्ट सीरीज पढ़ते रहिए। लेकिन इस चैनल को आप सभी को रेगुलर रेगुलर जब तक आप सभी का टीआरई 4 नहीं हो जाता, टीआरई 4 नहीं हो जाता और आप सभी का विषय हिंदी है, चाहे वह 6 टू है, चाहे 9 टू 10 हो, चाहे 11 टू 12 हो, इस चैनल पर आप सभी को 1 से 1.5 घंटा देना है। आप सभी का इसी चैनल के माध्यम से कल्याण हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि इसी चैनल के माध्यम से जितना कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा विद बुक्स, विद नोट्स और विद क्विज के माध्यम से, वैसा कहीं भी मिलेगा नहीं। विद पीओक्यू उतना ही कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट आप सभी के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। आप सभी को पता है दोस्तों, 6 टू 8 में 90 नंबर कट ऑफ गई है, 6 टू 8 मतलब जूनियर की। और 9 टू 10 की दोस्तों, 9 टू 10 की दोस्तों कितनी गई है, 9 टू 10 की 87 नंबर गई है। और 11 टू 12 की 88 नंबर गई है। यह कट ऑफ रही है इस बार टीजीटी पीजीटी और जूनियर की हिंदी सब्जेक्ट की। तो आप लोग देख लीजिए, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कंपटीशन अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप सभी लोग कहीं के रहने लगे रहेंगे, ना घर के ना घाट के। टीआरई 5 आएगा भी नहीं आएगा इसका, या अभी अदर की बातें आप सभी को कुछ पता भी नहीं, ना मुझे बात पता है, ना किसी को पता है कि टीआरई 5 आएगा। कंफर्म किसी को नहीं, लेकिन हवाबाजी है कि टीआरई 4 के बाद में टीआरई 5 आएगा। हो सकता है मे बी, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहा जा सकता। टीआरई 4 अंतिम मान के चलिए, आप लोग तैयारी कीजिए। तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोग, कुल जमा बात यह है कि आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस सेट 6ठा नंबर प्रैक्टिस सेट आज हम लोग डील करने वाले हैं। और आप लोग लास्ट तक बनी रहिए और लास्ट तक देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और यह प्रैक्टिस सेट एक एक क्वेश्चन आप सभी को देखना है, चाहे आप लोग 2 गुना स्पीड में लगाएं, चाहे 1.5 गुना स्पीड लगाएं, आपकी चॉइस है कि आप लोग कितने स्पीड में कंटेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं और हजम कर सकते हैं। ठीक, तो 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है। परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है, एनसीईआरटी एससीईआरटी को कवर करता है, कहीं से कुछ छूटने वाला नहीं। आप लोग बिल्कुल बेदम होके इसको पढ़ डालिए और इसको लगा डालिए, सुन डालिए, फिर उसके बाद में टाइम मिले फिर दोबारा सुन डालिए, फिर तिबारा सुन डालिए। आप सभी लोगों को टीआरई 4 में 80 में से 75 कोई लाने से रोक नहीं सकता। अगर आप लोग यही नहीं करेंगे, यही इसी में पढ़ने में कंजूसी करेंगे, तो टीआरई 4 में आप सभी लोग सोच लीजिए, अगर टीआरई 2 में जो टीआरई 3 में जो लोग सिलेक्टेड नहीं हुए उनको पता होगा दर्द, 1-2 नंबर से फेल होने का दर्द क्या होता है। तो आप लोग बने रहिए लास्ट
तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और शेयर करना चैनल को ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप सभी को बताना है, बड़ी तगड़े से बताना है और आप सभी लोग जोर लगा दीजिए इस प्रश्न को आंसर करने में। चलिए दोस्तों पहला नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहला नंबर आप सभी का, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। काव्य पंक्ति किस रचनाकार की, आप सभी को बताना है। ठीक है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ के सीमा पाने, तो लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। काव्य पंक्ति किसकी है, तो यह शिव मंगल सिंह सुमन जी की। कब, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, थोड़ी स्पीड रखेंगे, थोड़ी स्पीड इसलिए रखेंगे क्योंकि इस कम समय में आप सभी का मैक्सिमम 50 मिनट जाएगा और आप सभी के 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग देखते होंगे पीपीटी से जो टीचर पढ़ाता है वो 80 क्वेश्चन करवाता है 2 घंटे में, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 1 घंटे से नीचे में ही विद एक्सप्लेन कवर करवाया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप सभी को लोगों को ऐसा ऐसा कंटेंट दिया जाएगा कि आप लोग कहीं पाएंगे नहीं, पूरे यूट्यूब पे कहीं भी पेड बैच में भी नहीं पाएंगे। तो यह शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा रचित है। और शीर्षक क्या है कविता का, शीर्षक कविता शीर्षक कविता क्या है, कविता का शीर्षक ये मैं पूछना चाह रहा। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसका कविता का शीर्षक है, उससे यह पंक्तियां ली गई हैं और यह शिव मंगल सिंह सुमन जी की रचना है। तो दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं, थोड़ा तेज बोल रहे हैं इसलिए थोड़ा जवान जीभ फंस रही, बाकी और कोई बात नहीं है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न है, दिव्या अनिल, क्या दोस्तों है, दिव्या अनिल तथा डॉक्टर दीदी किस संबंध के किस निबंध के प्रमुख पात्र हैं, आप सभी को बताना है। दिव्या अनिल तथा डॉक्टर दीदी किस निबंध के प्रमुख पात्र हैं, तो ऑप्शन आप सभी का ए हो जाएगा हिमालय की बेटियां, रक्त और हमारा शरीर भी, और सी हो जाएगा खान पान की बदलती तस्वीर, डी हो जाएगा प्रिया नीलकंठ। चारों में से आप सभी को आंसर बताना है, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा बी, रक्त और हमारा शरीर। इस निबंध से प्रमुख पात्र, इस निबंध के प्रमुख पात्र कौन है, दिव्या अनिल और डॉक्टर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। जैनेंद्र की प्रथम कहानी खेल किस विद्या की रचना है, आप सभी को बताना है कहानी, और इसके रचनाकार कौन है, जैनेंद्र। बस 3 चीजें आप लोग प्रश्न में ही मिल गई, प्रश्न को याद रखना। और खेल प्रकाशित कभी हुई थी, 1928 में। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, आप सभी को बताना है। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को, विशाल भारत में पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आंसर हो जाएगा आप सभी का ए। चलिए दोस्तों हम लोग चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है, सत्यभामा नु रसनम किसकी काव्य कृति है, आप सभी को बताना है। 4 नंबर प्रश्न बताना है आप सभी को, तो मीराबाई की, किसकी, मीराबाई की है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर आप सभी का हो गया। 5 नंबर देखते हैं, बाल राम कथा पुस्तक के अनुसार असंगत विकल्प छाटिए, आप सभी को बताना है। बाल राम कथा पुस्तक के अनुसार असंगत विकल्प छाटना है आप सभी को। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ठीक है ये हो गया। एक अयोध्या से निर्वासित है, दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया, दूसरे की पत्नी को उसके भाई ने छीन लिया। राम सुग्रीव दोनों ज्येष्ठ भाई हैं, दोनों के पिता नहीं हैं। तो असंगत विकल्प आप सभी को बताना है 5 नंबर का। तो 5 नंबर का असंगत विकल्प हो जाएगा सी, राम सुग्रीव दोनों ज्येष्ठ भाई हैं। ठीक, यह आप सभी का आंसर हो जाएगा सी वाला, यह असंगत विकल्प है। ठीक है, आप सभी को आंसर ये मिल गया होगा, क्योंकि राम अपने भाइयों में ज्येष्ठ थे, किंतु सुग्रीव जो है छोटे भाई थे। ठीक, इतना याद रखना। चलिए दोस्तों, और सुग्रीव के बड़े भाई का नाम कमेंट बॉक्स में बताना। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। तो आप सभी को बताना है कविता है, कविता के रचयिता कौन है। अज्ञेय है, बच्चन है, जैनेंद्र है, केदारनाथ अग्रवाल है। ठीक है, तो इस कविता का आप सभी लोगों को नाम बताना है, कविता का नाम बताना, क्योंकि कल इस कविता का डिस्कशन किया गया था। ठीक, तो रचयिता इसके केदारनाथ अग्रवाल हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। कुछ लोग आप लोग भी कमेंट बॉक्स में डालेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, याद हो जाएगा। साथ ही हाथ बढ़ाना गीत के रचनाकार कौन है, साथ ही हाथ बढ़ाना गीत के रचनाकार कौन है, आप सभी को बताना है। ठीक, साहिर लुधियानवी है। कौन है, साहिर लुधियानवी है इसके गीत के रचनाकार। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, आप सभी को बताना है। तो 14 नवंबर 1889 को हुआ था। कब हुआ था, 14 नवंबर 1889 को हुआ था जवाहरलाल नेहरू का जन्म। और इनकी मृत्यु पूछ ली जाए तो कितनी होगी, 27 मई 1964, 27 मई 1964 इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। 9 नंबर, सांस सांस में बांस निबंध है या, ठीक, पाठ में किस राज्य की बात नहीं की गई है। सांस सांस में बांस किस विद्या की रचना है, आप सभी को बताना है, तो निबंध है।
ठीक है। तो पाथ में किस राज्य की बात नहीं की गई? आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप सभी लोगों को यह मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। अब एनसीईआरटी पूरी पढ़नी नहीं है, एक एक एक्सप्लेन नहीं पढ़ना, उनके एमसीक्यूज पढ़ना है। तो एमसीक्यूज इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी को दी गए हैं, देख लीजिए आप लोग। एनसीईआरटी एससीईआरटी के भी एमसीक्यूज इसमें शामिल किए गए। तो यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला, आप लोग ध्यान से पढ़ना। सांस सांस में बांस निबंध पाठ में किस राज्य की बात की गई है, नहीं की गई है, आप सभी को बताना आंसर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, आप सभी को बताना है। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कमेंट बॉक्स में डालिए, आप सभी का हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कही गई है, ठीक है। चलिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। नेहरू कृत भारत की खोज में तीसरा अध्याय है। नेहरू कृत, नेहरू जी के द्वारा लिखी गई भारत की खोज में तीसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय कौन सा है, आप सभी को बताना है, ठीक है। तीसरा अध्याय है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा अध्याय है नेहरू कृत भारत की खोज में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न, विश्व इतिहास की झलकियाँ, विश्व इतिहास की झलकियाँ किसकी रचना है? आप सभी को बताना है 11 नंबर। तो नेहरू की है। विश्व इतिहास की झलकियाँ नेहरू की रचना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, नरसिंह गुप्त को, या बच्चे बच्चे को रटा है? आप सभी को आंसर बताना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों गुप्त वंश के थे, गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त, उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। उपरोक्त कथन संबंधित है। एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। यह कथन किसका है, किससे संबंधित है, आप सभी को बताना है। रानी एलिजाबेथ से, शेक्सपियर से, कॉमनवेल्थ से, कि एडम स्मिथ से? आप लोगों को चारों में ऑप्शन में से आंसर बताना है, ठीक है। तो आंसर बताना है। तो यह उक्त कथन एडम स्मिथ का है। यह उक्त कथन एडम स्मिथ का है। एडम स्मिथ की एक पुस्तक आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस आप लोग याद रखना, बार बार पूछा गया है, जीके में पूछा जाता है। 1776 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1776 में, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है? तो किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है? कुंभन दास की, नरोत्तम दास की, कृष्णदास की, कि परमानंद दास की? तो नरोत्तम दास की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो आप सभी का आंसर हो जाएगा बी, 14 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक। तो आंसर बताना है आप सभी को 14 नंबर का बी। अब आप सभी को अष्टछाप के 8 कवि का नाम बताना है। तो अष्टछाप के 8 कवि का नाम आप लोग सुन लीजिएगा, बताते हैं। कुंभन दास हो गए पहला, दूसरा सूरदास, तीसरा हो गया परमानंद दास, ठीक है। चौथा हो गया कृष्णदास, पांचवा हो गया गोविंद स्वामी, ठीक। छठा छीत स्वामी याद रखना, और छठा छीत स्वामी मतलब 6 मतलब छीत, ठीक। 7 मतलब चतुर्भुज दास, और 8 मतलब नंददास। तो आप लोगों को याद रखना यह 8 अष्टछाप कवि। चलिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। भ्रमर गीत सार में किस अलंकार की प्रमुखता है? तो भ्रमर गीत सार में किस अलंकार की प्रमुखता आप सभी को बताना है। तो सदृश्य सदृश्य मूलक अलंकार की प्रधानता है। सदृश्य मूलक अलंकार की प्रधानता है, ठीक। प्रमुखता कहिए चाहे प्रधानता कहिए। और भ्रमर गीत सार किसके द्वारा संपादित है? तो लिखी किसके द्वारा गई है? तो सूरदास जी के द्वारा। और भ्रमर गीत सार संपादित किसके द्वारा है? सॉरी एक सेकंड। भ्रमर गीत सार जो है आप सभी का, अगर यह पदों का संग्रह है, किसके पदों का संग्रह है? सूरदास जी के। सूरदास जी के पदों का संग्रह है, ठीक है। लेकिन संपादित किसने किया था? तो संपादित किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इतना याद रखना, ये सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। व्यास जी ने महाभारत की कथा सर्वप्रथम किसे कंठस्थ कराई थी? व्यास जी ने महाभारत की कथा सर्वप्रथम किसे कंठस्थ कराई थी? आप सभी को बताना है। तो व्यास जी ने महाभारत की कथा सर्वप्रथम सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। किसे? सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। और सुखदेव थे कौन? व्यास जी के पुत्र थे। सुखदेव व्यास जी के पुत्र थे, उन्हीं को कंठस्थ कराई थी, ठीक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। वर्णावत क्या हो गया? वर्णावत जाने पर कुंती के साथ पांडव कौन सी नगरी में भिक्षा मांग कर दिन गुजारे थे? आप सभी को बताना है। एक चक्रा, ये हो जाएगा एक चक्रा, बी वर्णावत, सी पांचाल, और डी इंद्रप्रस्थ। आप सभी को बताना। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। तो एक चक्रा वर्णावत जाने पर कुंती के साथ पांडव ने एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर दिन गुजारे थे। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों आप सभी को। अज्ञातवास के समय सहदेव किस नाम से राजा विराट के यहाँ रहकर गाय बैलों की देखभाल करते थे? ठीक है, आप सभी को बताना है। ए हो जाएगा तंतिपाल, बी हो जाएगा कंक, सी हो जाएगा ग्रंथिक, और डी हो जाएगा वल्लभ। आप सभी को 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो तंतिपाल हो जाएगा। तंतिपाल जो है
तंतिपाल के यहाँ अज्ञातवास के समय सहदेव जो है तंतिपाल के नाम के राजा विराट के यहाँ रहकर गाय बैलों की देखभाल करते थे। तंतिपाल आप सभी का आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं है तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया था? कथन किसका है? श्री कृष्ण का, अर्जुन का, युधिष्ठिर का, भीम का? आप सभी को आंसर बताना है। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा था, युधिष्ठिर ने क्या कहा था? दुर्योधन से कहा था यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया? तो सी वाला आप सभी का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न। सभी को 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। महर्षि दुर्वासा अपने कितने शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे थे? आप सभी को आंसर बताना है। कौन सा? 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो हो जाएगा आप सभी का 10,000। महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे थे। ठीक है, तो आप लोगों को आंसर हो जाएगा डी। कोई केस भी नहीं कर सकता। 10,000, 2,000, 3,000 तो ठीक था, लेकिन 10,000। चलिए किस नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? अर्थ को, मात्रा को, वर्ण को और शब्द को। यह स्टेट में पूछा गया प्रश्न है और साथ में TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? आप सभी को बताना है। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शब्द। 21 नंबर आप सभी का आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग 22 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। निम्न में से कौन सी ध्वनि अघोष ध्वनि है? निम्न में से कौन सी ध्वनि अघोष ध्वनि? आप सभी को आंसर बताना है। हा, सा, सा। ठीक, आप सभी को बताना है। तो अघोष ध्वनि कौन सी? सघोष ध्वनि है। सॉरी, सघोष पूछ रहा है ना। निम्न में से, एक गलती हो गई कहने से, बाय मिस्टेक, क्षमा करना। निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि? आप सभी को बताना है। तो सघोष हा है। क्या है? हा है, सघोष ध्वनि है। ठीक है, आप सभी का आंसर ए हो जाएगा। तो घोष वर्ण कौन कौन से हो जाते हैं? आप सभी का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पांचवा, ठीक, सॉरी, तीसरा, चौथा और पांचवा। 345 याद रखना। तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2 छूट गया। या घोष होते हैं, और घोष होते हैं 3 4 5। और साथ में आप लोग ले लीजिए या, रा, ला, वा, या, रा, ला और वा और हा, ये ले लीजिए। ये क्या हो जाते हैं? घोष। और साथ में 3 4 5, 1 2 अगर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, ठीक, आप सभी का अघोष हो जाएगा। चलिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा? ये 50 बार पूछा गया, कहीं से कुछ बताने की जरूरत नहीं कि पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। तो आप सभी को बताना है। तो कवित्री आप सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, कवित्री सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? सामुद्रिक शुद्ध है। पूजनी नहीं होता। पूजनी, पूजनी कैसे लिखा जाता है? पूजनी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये जा बनेगा पूरा। एक सेकेंड रुक जाइए, बना नहीं सही से। सामुद्रिक ये सही है। पूजनी कैसे लिखा जाता है? पूजनी, पूजनी ऐसे पूजनी लिखा जाता है। संन्यास अगर ले लिया जाए तो ऊपर बिंदी लगा देना, संन्यास हो जाएगा आप सभी का। और अस्थायित्व अगर पूछा जाए तो अस्थायित्व में या में छोटी की मात्रा लगी, बाकी सब सही है। चलिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कौन सा शब्द शुद्ध है? आप सभी को बताना है। तो यानी वाल्मीकि, वाल्मीकि होता है कि नहीं होता, इसमें छोटी की मात्रा लगेगी। ठीक है, वाल्मीकि। ये से एक सेकंड रुक जाइए, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी सही है। वो वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है। वाल्मीकि लिखा नहीं जाता पूरा, ये गलत है। वाल्मीकि ऊपर ये ऐसे ये वाल्मीकि लिखा जाता है। आप सभी से अगर द्वंद्व पूछ लिया जाए तो दा में भी वही मात्रा लगेगी जो शुरू में दा में लगी हुई। ठीक, तो द्वंद्व हो जाएगा। और उज्ज्वल तो आप सभी लोगों को पता होगा। उज्ज्वल जब ये स्टेट अगर क्वालिफाई कोई कर लिया होगा, TRE 4 की तैयारी कर रहा होगा, तो उज्ज्वल और लिखना जरूर जानता होगा। तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दीजिए दोस्तों। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो ये वाला नहीं होगा। अन्य प्लस वेषण नहीं होता। अनु प्लस एषण, अनु प्लस वेषण नहीं होगा। अनु प्लस वेषण नहीं होगा। अनु प्लस एषण होगा। अनु प्लस एषण अन्वेषण होता है। ठीक है, 26 नंबर बी हो जाएगा। तो इसमें संधि कौन सी? आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में डालना। यह संधि है। ठीक है, यह संधि है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। शयन में संधि है। शयन में संधि आप सभी को बताना है। अयाद संधि है, यड़ स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है कि गुण स्वर संधि है? आप सभी को बताना है शयन में संधि। तो शयन में संधि आप सभी को बताना है। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी लोग। तो अयाद संधि है। कौन सी? अयाद संधि है। आप लोग इसका अगर चाहते हैं एक्सप्लेन करें तो आप लोग PYQ में ना जुड़ना भूलिएगा।
PYQ आप सभी का व्याकरण का करवाया जाएगा, वहीं आप सभी को एक्सप्लेन करवाया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ जो थोड़ा बहुत बताया जाता है वो बताया जाएगा। ठीक, जैसे आप सभी का पवन पूछ लिया जाए, पवन कैसे लिखा जाता है, तो पो प्लस अन, पवन। ठीक है, पवन हो जाएगा। अच्छा, अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं, वाक्य कहते हैं, संधि कहते हैं, वर्ण कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो संधि होती है क्या होती है? संधि विच्छेद होता है। आप सभी का कौन सा 28 नंबर का डी? 28 नंबर का डी हो जाएगा संधि। ठीक है, यह संधि होगा, संधि विच्छेद नहीं होगा, संधि होगा। मुंह से निकल गया तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। डी आप सभी का सही हो जाएगा। ठीक, संधि होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आप सभी को बताना है। यथा प्लस अवसर, यथा प्लस वसर, यथा प्लस अवसार, यथा प्लस सर। ठीक है, आप सभी को आंसर बताना है। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आप सभी का हो जाएगा यथा प्लस अवसर। यथा प्लस अवसर मिलकर क्या हो जाते हैं? आप सभी को बताना है, यथा अवसर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यथा अवसर हो जाते हैं। ये मिलेंगे यथा अवसर, बस ऐसे होगा यथा अवसर। ठीक है, ये हट जाएगा, इसमें बड़ा आ पहले से लगा, तो छोटा प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ ही बनाते हैं, कोई वो नहीं है। तो इसमें क्या है? दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। संवाद का संधि विच्छेद क्या है? संवाद का संधि विच्छेद क्या है? इसमें कौन सी संधि आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना एक बार, जिससे क्या मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पांस दे रहे हैं। यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं 30 नंबर प्रश्न तक। संवाद का संधि विच्छेद आप सभी का, संवाद में व्यंजन संधि तो आप सभी को पता है। ठीक, 30 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। तो इसमें क्या हो जाएगा? सन प्लस वाद। क्या हो जाएगा? सम प्लस वाद। तो इसमें हलंत लगता है और वाद हो जाएगा। बी वाला आप सभी का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। पेट्रोल शब्द है, तो पेट्रोल शब्द कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, और तद्भव है, तत्सम है। तो आप सभी का पेट्रोल शब्द क्या हो जाएगा? 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो डी हो जाएगा। क्या है? सॉरी, 31 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 31 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, और डी नहीं होगा, तत्सम नहीं होगा, तद्भव नहीं होगा, विदेशज है, देशज नहीं होगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। तुर्की आगत शब्द है, तुर्की आगत शब्द है। फारसी का, पाश्तो का, अरबी का, तुर्की का, सॉरी उर्दू आगत शब्द है, उर्दू आगत शब्द है। तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। डी वाला आप सभी का आंसर सही हो जाएगा। वही थोड़ा कन्फ्यूजन में मुँह से डी निकल गया था। ठीक, मैं देखता है एक प्रश्न ऊपर का हूँ तो नीचे वाला के पास नजर चली जाती है जब सामने होता है, इसलिए तो मुँह से थोड़ा निकल जाता है। आप लोग क्षमा करना अगर बाई चांस निकल जाए। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को बताना है 33 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है, आप सभी को बताना है। राय, दाहिना, कवि और खेत, आप सभी को बताना है। ठीक है, खेत का, राय का और दाहिना और कवि, इनका सबका आप सभी लोग कवि आप सभी का क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तद्भव तो होगा नहीं। ठीक है, क्या नहीं होगा? तद्भव नहीं होगा, तत्सम होगा। आप सभी का कवि क्या होगा? तद्भव होगा, सॉरी तत्सम होगा, तद्भव नहीं होगा। बाकी सब क्या है? आप सभी का तत्सम है। ठीक है, तो अब पूछ लिया जाए राय का तत्सम क्या होता है? राय का तत्सम राजा होता है। क्या होता है? राय का तत्सम राजा होता है। राय का तत्सम राजा होता है। खेत का क्या होता है? खेत का आप सभी का क्षेत्र हो जाता है। आप सभी को पता है क्षेत्र हो जाता है। दाहिना क्या हो जाएगा? दाहिना के क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ये सब तत्सम है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, पाद नहीं, पंक्ति नहीं, प्यास नहीं, पुराण नहीं। आप सभी को बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। 34 नंबर का आप सभी को बताना है। प्यास नहीं है। प्यास का तत्सम क्या होता है? आप सभी को बताना है। तो पिपासा होता है। क्या होता है? पिपासा होता है। आप सभी को याद रखना। बाकी पाद, पंक्ति और पुराण, पाद पर आप सभी लोग लगा देंगे ऑप्शन, लेकिन पाद आप सभी का तत्सम है। ठीक है, याद रखना। पंक्ति भी तत्सम है, पुराण भी तत्सम है। चलिए दोस्तों हम लोग 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। तो आप सभी का पहला हो जाएगा खादी, दूसरा होता है खादी। आप सभी को आंसर बताना है। तो किनारा, खादी का मतलब किनारा, खादी का मतलब गर्भ, खादी का मतलब चाबुक, और खादी का मतलब नया। ठीक है, और अच्छा खादी का मतलब होता है खाना, और खादी का मतलब होता है उर्वरक। तो कौन सा आप सभी का आंसर हो जाएगा? 35 नंबर का आंसर आप सभी को बताना है। तो खादी का मतलब कवच हो जाएगा, और खादी का मतलब कटीला हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? चारों में से आप सभी लोगों को आंसर बताना है। तो आप सभी का बी वाला सही हो जाएगा। खादी का मतलब होता है कवच, और खादी का मतलब होता है कटीला। तो यह आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आंसर आगे बढ़ते हैं।
यह सब एनसीईआरटी एससीईआरटी से बनाए हुए प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। सूर्य का पर्यायवाची है तो सूर्य का पर्यायवाची 36 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। सूर्य का पर्यायवाची है तो सूर्य का पर्यायवाची अर्क है। सी वाला आप सभी का आंसर हो जाएगा। सूर्य के पास पर्यायवाची और सुन लीजिए, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, रवि होता है, भानु होता है, भास्कर होता है, ठीक है, यह सब होते हैं आप सभी के सूर्य के पर्यायवाची, और साथ में अर्क होता है। पर्यायवाची आप लोग याद रखना, पर्यायवाची में लोग फंस जाते हैं अक्सर। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो निम्नलिखित में विकल्प में का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची न शब्द नहीं है। तो चातक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं, आप सभी को बताना है, ठीक है। वन प्रिय नहीं है, सारन नहीं है, स्वाति भक्त नहीं है, पपीहा नहीं है। तो सारन है, सारन आप सभी का है, स्वाति भक्ति है और पपीहा है, लेकिन वन प्रिय आप सभी का चातक का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी का आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए दोस्तों, अच्छा वन प्रिय किसके पर्यायवाची है, आप सभी को बताना है। तो कोयल का है, क्या है, कोयल का पर्यायवाची कौन सा है, वन प्रिय। बिल्कुल याद रखना, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप सभी को भेंट करेगा आप सभी लोगों से, ठीक है। तो कोकिला, अच्छा कोकिला, कोयल के पर्यायवाची आप लोग सुन लीजिए, कोकिला होता है, सारिका होता है, काकपाली होता है, बसंत दूत भी होता है, ठीक है। इतने सारे कोयल के पर्यायवाची होते हैं। 38 नंबर प्रश्न का आप सभी को उत्तर बताना है। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय आप सभी को बताना है, ठीक है। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। तो चरण शब्द में प्रत्यय बताना, 38 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो चरण, चरण कहिए चाहे चरण कहिए, ठीक है। तो अन प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए दोस्तों, डी वाला आप सभी का सही हो जाएगा। तो इसमें गलती हो सकती है, अड़ा भी लगा सकते हैं, रण भी लगा सकते हैं, चा भी लगा सकते हैं। चा तो नहीं लगाएंगे, हालांकि चा तो कोई नहीं लगाएगा, लेकिन रण और ड़ा और अन तीनों में से अन नहीं लगाएगा, क्योंकि चरण लिखा जाता है, जैसे चरण भी लिखा जाता है लेकिन चरण बोला जाता है, चरण, ठीक है। तो अन लगा हुआ है प्रत्यय। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। श्रवणी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो श्रवणी शब्द में कौन सा प्रत्यय है आप सभी को बताना है। तो श्रवण होता है, एक शब्द होता है श्रवण, ठीक है। श्रवण एक शब्द होता है, तो श्रवण होता है ना, श्रवण, ठीक है। तो आप सभी का 39 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। श्रवण होता है तो उसमें अनी शब्द लग जाता है प्रत्यय, तो श्रवणी हो जाता है, ठीक है। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं, आप सभी को आंसर बताना है। अध्यापन भाववाचक संज्ञा नहीं है, बी भ्राता भाववाचक संज्ञा नहीं, डी शत्रुता भाववाचक संज्ञा नहीं, सी डकैती भाववाचक संज्ञा नहीं। कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, 40 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। भ्राता जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल, ये सब भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन भ्राता जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए दोस्तों, 41 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है, तो भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है। तुम बहुत हंसती हो, इसमें भाव है ही नहीं, भाव मतलब हंसती हो, तुम बहुत हंसती हो, तुम हंसते हो, तुम अपना भाव प्रकट कर रहे हो अपने लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। तो यह क्या है, भाववाच्य वाला वाक्य है। आप सभी का सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। 42 नंबर प्रश्न का उत्तर, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। 42 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प फूल है, ठीक है। तो फूल की कई वैरायटी होती हैं, जैसे चमेली का फूल, नीलम का फूल, कमल का फूल, गुड़हल का फूल और आप सभी का गुलाब का फूल, ठीक है, गेंदा का फूल, बहुत सारे वैरायटी होते हैं। तो फूल एक जातिवाचक संज्ञा है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न का उत्तर बताना है। 43 नंबर, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्प वाक्य के अनुसार सही अव्यय पदबंध का विकल्प हो। अव्यय पदबंध का विकल्प कौन सा, आप सभी को बताना है। अपने सामान के साथ वह चला गया, अपने सामान के साथ वह चला गया। तो के साथ चला गया, के साथ, अपने सामान के साथ चला गया, इसमें कौन सा अव्यय पदबंध है, आप सभी को बताना है, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर हम लोग आगे बढ़ा जाए। तो आप सभी का आंसर हो जाएगा डी, के साथ, के साथ। तो आप सभी का हो जाएगा अव्यय पदबंध। चलिए दोस्तों, हम लोग 44 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप रूप में पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध
रूप निम्नलिखित में से क्या होगा, ठीक है। संबंध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो मुझ, मेरा, हम, मुझसे। तो 44 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, मेरा, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध जो है मेरा होगा, ठीक है। संबंध रूप क्या होगा, मेरा। उत्तम पुरुष मैं, उत्तम पुरुष होता है मैं, उसके साथ में हम भी लगा होता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है तू, तुम, आप, ठीक। अन्य पुरुष होता है वह, वह, यह, ए, ठीक। ये होते हैं आप सभी के आंसर। चलिए दोस्तों हम लोग 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? पढ़ना, गिरना, उठना, सुनाना। सुनाना, उठना, पढ़ना, गिरना। आप सभी को कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया 45 नंबर प्रश्न उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है ऐसी क्रिया जो कर्ता स्वयं न करके अपनी प्रेरणा प्रेरणा से उत्पन्न कराता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका उठना हो गया मूल क्रिया, लेकिन द्वितीय क्रिया हो जाता है उठाना, और तृतीय क्रिया हो जाती है उठवाना, जिसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो उठना, उठाना, उठवाना, ठीक है। जैसे चलना हो गया तो चलाना हो जाता है द्वितीय क्रिया, लेकिन चलवाना आप सभी की तृतीय क्रिया हो जाती है, जिसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए दोस्तों हम लोग 46 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप सभी को पिछली वाली जो वीडियोस आप सभी को प्रोवाइड हुई होगी उसमें भी बताया गया है इसे। 46 नंबर प्रश्न का उत्तर तो आप लोग बता सकते हैं 46 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सुन लीजिए एक बार। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है पहला, दूसरा होता है दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक, चौथा होता है अनिश्चयवाचक, पांचवा होता है संबंधवाचक, और छठा होता है प्रश्नवाचक। ये 6 जो है प्रयोग के आधार पर आप सभी के सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक 3 भागों में डिवाइड होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आप लोग याद रखना। 47 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। 47 नंबर प्रश्न का अपादान कारक किसके साथ विभक्ति होती है? तो अपादान कारक के साथ विभक्ति होती है, आप सभी को बताना है द्वितीय, चतुर्थी, तृतीय, पंचमी। कौन सी होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है। आप सभी लोग याद रखना 8 कारक होते हैं, 8 कारक की विभक्तियाँ याद रखना, और ऊपर से लगाकर नीचे तक 8 कारक आप लोगों को सीक्वेंस में याद होने चाहिए। अपादान कारक के साथ विभक्ति होती है पंचमी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपादान कारक अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। और 48 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति, प्रथमा, सप्तमी। ऐसे याद आप सभी को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 48 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, ठीक है। कविता का मर्म, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। कौन सी है? षष्ठी विभक्ति, मतलब छठवीं विभक्ति है। जैसे का, के, की, रा, रे, री, ये षष्ठी विभक्ति होती है। प्रथमा हो जाता है ने, प्रथमा ने, और तृतीया से द्वारा, प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से क्या द्वारा, ठीक है। और सप्तमी हो जाता है में पर, जिसे अधिकरण कहते हैं। तो 48 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को मिल गया होगा। चलिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, आप सभी को बताना है। वायु, सेतु, रेणु, रज्जु। 49 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो सेतु जो है स्त्रीलिंग विभक्त नहीं, स्त्रीलिंग नहीं है सेतु, ठीक है। और बाकी सब स्त्रीलिंग है। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं, कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, बुढ़ापा, निर्धनता, दुर्घटना। पुल्लिंग शब्द मतलब पुरुषवाचक, ठीक है। दया आ गई, तो इसमें जैसे किसी के ऊपर दया करते तो आप कहते हैं किसके ऊपर मुझे दया आ गई। आ गई मतलब स्त्रीलिंग हो जाता है। बुढ़ापा आ गया, किसका? जैसे कहते हैं मेरा बुढ़ापा आ गया, तो इसमें क्या होता है? पुरुषवाचक। पुल्लिंग शब्द की जो है पुल्लिंग जो है इसमें प्रतीत होता है कि जैसे बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा आ गया में पुल्लिंग होता है, ठीक है। तो बुढ़ापा हो जाएगा पुल्लिंग। बाकी निर्धनता ने मुझे मार डाला, सॉरी ये नहीं होगा, ये होता है निर्धनता बहुत सताती है, निर्धनता बहुत सताती है। तो आप सभी का यह सेंटेंस हो जाएगा। तो निर्धनता बहुत सताती है, तो अंत में क्या हो जाता है? पुल्लिंग शब्द का जो है क्रियावाचक होता है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। चलिए 51 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। बहुवचन की दृष्टि से वो एक वाक्य शुद्ध है, आप सभी को बताना है। 51 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। समय ज़्यादा हो रहा है, 37 मिनट हो गए हैं आप सभी के, और आप सभी को करवाने हैं 80 प्रश्न, तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तो आप सभी को बताना है। 51 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए सब लोग। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चिड़िया उड़ गई,
चिड़ियाएँ उड़ गई, ये तो नहीं होगा। चिड़िये उड़ गई, ये भी नहीं होगा। चिड़िया उड़ गई, यह आप सभी का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, 52 नंबर प्रश्न। लड़की पढ़ती है, वाह की बहुवचन में होता है। तो लड़की पढ़ती है, वाह की बहुवचन में होगा। लड़कियां पढ़ती हैं, तो इसमें ई का में बड़ी की मात्रा लग गई, तो ये नहीं होगा। लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, इसमें भी बड़ी की मात्रा, इसमें भी बड़ी की, सी वाला आप सभी का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 53 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। दोपहर में समास है, तो दोपहर में समास कौन सा है आप सभी को बताना है। तो द्विगु समास है। जो अगर जो पहला आप सभी का है, पहला आप सभी का प्रथम भाग है, अगर उसमें संख्यावाचक है, संख्यावाचक है, तो आप सभी लोग मान के चलिए क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, और पहला पद अगर संख्यावाचक है तो द्विगु समास हो जाएगा, आप सभी को बताना है। और संख्यावाचक जो होता है वो विशेषण का काम करता है, आप सभी को ये भी कह सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण होता है तो द्विगु समास होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोपहर का समय, दो पहाड़ों का समय जैसे हो गया तो ना समूह हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अनुगमन में समास है, तो अनुगमन में समास कौन सा है, 54 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अच्छा, बहुब्रीहि समास आप सभी लोग जानते हैं, दो पदों में कोई प्रधान ना होकर और तीसरा पद प्रधान हो तो उससे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर हो गया आप सभी का। ठीक है, लंबा है उधर जिसका, जिससे क्या, लंबा है उधर, लंबोदर किसका पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची किसका, गणेश जी का। तो लंबा है उधर जिसका मतलब गणेश भगवान। ठीक, द्वंद्व समास आप सभी को पता होगा, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। ठीक है, अच्छा, जब दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे राजा और प्रजा, उसमें अगर इनको डिवाइड, इनका जो है विग्रह किया जाता है समास का, द्वंद्व समास का विग्रह किया जाता है, तो उसमें और एवं अथवा लगते हैं। ठीक, ये तीन शब्द याद रखना, अगर जिसमें और एवं अथवा आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। जैसे राजा और प्रजा, ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएंगे। राजा और रानी, ठीक है, राजा और रंग, ये सब क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्या हो जाते हैं, अपोजिट होते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग 54 नंबर प्रश्न कर रहे थे। अनुगमन, अनुगमन में अविभाव समास है आप सभी का, समास कौन सा, अविभाव समास है। चलिए दोस्तों, 55 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो, उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है, उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। ठीक है, तो वाक्य भेद बताना है सभी को। मिश्र वाक्य, इच्छावाचक वाक्य है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य है। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो आप लोग 55 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। संयुक्त वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है। ऐसा संयुक्त वाक्य होते कौन है, जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे एक उपवाक्य हो गया, दूसरा उपवाक्य होगा, ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों प्रधान होते हैं, आप सभी को बताना, ये भी प्रधान हो जाएगा, ये भी प्रधान, जैसे इसमें क्या है, उसका काम बन जाए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में, दोनों पद प्रधान है। ठीक है, दोनों क्या वाक्य है, प्रधान है। ठीक, इसमें एक कंजक्शन काम करता है, एक जोड़ने का काम करता है, संयोजक से जुड़ा होता है। ठीक, तो संयोजक अभी क्या है, इसलिए इससे जुड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आप सभी का संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। निम्नांकित में से मुहावरा, निम्नांकित में से मुहावरा है, तो मुहावरा कौन है, सावन हरे न भादो सूखे, एक पंथ दो काज, भाड़े का टट्टू, चिराग तले अंधेरा। तो मुहावरा आप सभी को बताना है, लोकोक्ति इसमें भी दिए गए हैं लेकिन लोकोक्ति नहीं, आप सभी को मुहावरा बताना है। तो भाड़े का टट्टू यह क्या हो जाएगा, मुहावरा हो जाएगा। बाकी सब क्या है आप सभी की, भाड़े का टट्टू का अर्थ होता है किराए का आदमी, बाकी सब लोकोक्तियाँ हैं, एक पंथ दो काज, सावन हरे न भादो सूखे, चिराग तले अंधेरा। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। हुक्का पानी बंद करना, तो मुहावरे का क्या अर्थ है, हुक्का पानी बंद करना, जात से बहिष्कृत करना, बहुत जल्दी से, जो बहुत जल्दी में होना, जल्दबाजी करना, थोथी करना, ये वाला आप सभी का सही हो जाएगा। 57 नंबर ये सही हो जाएगा आप सभी का। चलिए दोस्तों, 57 नंबर का ये सही हो जाएगा, जात से बहिष्कृत करना। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, यह अनुरागी चित्त की, यह अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आप सभी को, त्यों त्यों, ज्यों ज्यों, उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, भ्रांतिमान है, उपमा है। तो
ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, इसमें विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है? 58 नंबर प्रश्न का उत्तर में क्या हो रहा है? आप सभी को विरोध हो रहा है, ठीक है। तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ज्यो ज्यो त्यों त्यों पर न बच जाना। श्याम मतलब होता है काला, उज्जवल मतलब होता है सफेद। एक तरफ काला है, दूसरी तरफ सफेद है, दूसरों का क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। तो विरोधाभास अलंकार है, ठीक। आप सभी को याद रखना, उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है, ठीक है। तो आप सभी को दो अबोचित वर्ड, मतलब एक विरोधी शब्द मिल जाए एक वाक्य में, तो आप लोग उसको विरोधाभास अलंकार उसमें लगाना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 59 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। सिर फट गया उसका वही, मानव अरुण रंग का घड़ा हो। सिर फट गया उसका वही, मानव अरुण रंग का घड़ा हो। तो मानव इसमें लगा हुआ है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब इसमें बता सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है। तो आप सभी का कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। 59 नंबर प्रश्न का उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जब उपमेय में उपमान की संभावना हो तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखना। किसके अंतर्गत? अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। चलिए शब्दालंकार के अंतर्गत कौन सा आता है? आप सभी का जैसे अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया। ये अनुप्रास, यमक, श्लेष ये क्या होते हैं? शब्दालंकार के अंतर्गत। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार आप सभी का अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, और इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए दोस्तों, हम लोग 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना संचार। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना संचार है। मौखिक संचार, अंतःव्यक्तिक संचार, संकेतक संचार, सांकेतिक संचार की सी वाला ऑप्शन हो जाएगा अंतर व्यक्तिक संचार। 60 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो अंतःव्यक्तिक संचार जो हो जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना अंतःव्यक्तिक संचार कहलाता है, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप सभी का बी। 61 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। किसी माध्यम के आ जाने से अखबार को अपने कार्य को किस और रोचक बनाने के बारे में फिर से सोचना पड़ा। किस माध्यम के आ जाने से अखबार को अपने कार्य को और रोचक बनाने के बारे में फिर से सोचना पड़ा। पत्रिका, रेडियो, इंटरनेट और टीवी। तो आप सभी को बताना पड़ेगा। 61 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो 61 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी। इंटरनेट आ जाने के कारण जो है अखबार को अपने कार्य को और रोचक बनाने के लिए फिर से सोचना पड़ा, ठीक है। आप सभी का हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। जैसे 1969 में जब इंटरनेट की खोज हुई थी, उसके बाद में इंटरनेट जो है तेज़ी से लोकप्रिय हुआ, ठीक है। आप सभी को पता होगा। और इंटरनेट के आ जाने से जो है पूर्व समसामयिक खबरों तथा देश विदेश के हलचलों के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत दैनिक अखबार हुआ करते थे। आप सभी को पता है, इंटरनेट के पूर्व बता रहा हूँ। और इंटरनेट जैसे ही आया, ठीक है, तो ऐसे ही वो अखबारों को चुनौती देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जितनी शीघ्रता से प्रोवाइड करवा रहा था। आज भी आप सभी को पता होगा, फ़ोन पर आप सभी के शीघ्रता से आ जाते हैं, मैसेजेस के माध्यम से, गूगल के माध्यम से न्यूज़ अपडेट आ जाती है, यूट्यूब के माध्यम से। सोशल मीडिया तो धड़ल्ले से चल रहा है, आप सभी को न्यूज़ प्रोवाइड करवाता है। जब तक आता है दूसरे दिन न्यूज़पेपर, उसके पहले आप सभी की न्यूज़ आ जाती है। तो इस कंपटीशन तो हो ही गया था। 62 नंबर है, पत्रकारिता में समाचार विवरण को कहते हैं। तो पत्रकारिता में समाचार विवरण को कहते हैं स्टोरी। क्या कहते हैं? स्टोरी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध है, मैथिली शरण गुप्त। 63 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। एकांतवासी योगी के रचयिता श्रीधर पाठक है। कौन है? श्रीधर पाठक है। और यह जो गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद है, आप सभी को पता होना चाहिए। गोल्ड स्मिथ की कृति है एक हर्मिट, उसका अनुवाद है एकांतवासी योगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की? जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी। 64 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। तो 64 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक। द्विवेदी युग का कवि हैं जो जिन्होंने क्या ब्रज भाषा में अपनी सारी कविताएं लिखी हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न। जैसे जगन्नाथ रत्नाकर जी की गंगा अवतरण हो गई रचना, उद्धव शतक हो गई, हरिश्चंद्र हो गई, हिंडोला हो गई, श्रृंगार लहरी हो गई, और कालकसी हो गई, वीराष्टक हो गई, ठीक है। ये सब क्या है आप सभी की। और रत्नाकर जी उर्दू में लिखते थे, जकी उपनाम से कविता करते थे, ठीक। उर्दू में जकी उपनाम से जगन्नाथ रत्नाकर जी लिखते थे। और आप सभी को जो रचनाएं बताएं उन्हीं की, तो वो लेकिन ब्रज भाषा में है। चलिए दोस्तों, हम लोग कैसे 65 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं।
निराला कौन है? बी वाला ऑप्शन 65 नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जयद्रथ वध रचना किसकी है? प्रसाद जी है, दिनकर जी की है, निराला जी की है, मैथिली शरण गुप्त की है। 66 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। 66 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। जयद्रथ वध आप सभी की मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। या टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न, उठा के देख लेना जाके, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को कोई करवाएगा नहीं इतनी जल्दी। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और गुप्त जी की अन्य रचनाएं रंग में भंग, किसान हो गए, और गुरुकुल हो गया, साकेत तुम फेमस है, भारत भारती हो गया, झनकार हो गया, यशोधरा याद रखना, जय मैथिली शरण गुप्त जी की यशोधरा। टीआरई 3 में यही पूछी गई थी, जयद्रथ वध नहीं पूछी गई थी, लेकिन टीआरई दोनों पूछी गई थी। जयद्रथ वध यशोधरा दोनों पूछी गई थी। द्वापर हो गया, जय भारत हो गया, विष्णुप्रिया हो गया, वैतालिक हो गया, पंचवटी हो गया, ये सब क्या है आप सभी की मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं। 67 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो पश्चिमी पंजाब से प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष। चलिए दोस्तों 68 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी आप सभी को बताना है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 544 ईस्वी में हुई, ईसा पूर्व में हुई थी। 544 ईसा पूर्व में हुई थी। और उस समय जब उनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष के थे। कितने थे? 80 वर्ष के थे। चलिए दोस्तों 69 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। युद्ध में भले ही कई हजार आदमियों पर विजय पा लें, पर अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता वही होता है। कथन किसका है आप सभी को बताना है। महात्मा बुद्ध का, महात्मा गांधी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी महावीर का है कि विवेकानंद का है? तो 69 नंबर प्रश्न का हो जाएगा महात्मा बुद्ध का, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। भारत में होली ओदो स्तंभ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में? 70 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। मध्य प्रदेश में होली ओदो स्तंभ स्थित है। 71 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। किस राजा के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआनसांग भारत आया था? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क, किसके शासनकाल में आया था? तो 71 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। तो हर्षवर्धन के काल में हुआनसांग आया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 71 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी किसने लिखी थी? तो बुद्ध चरित नाम से बुद्ध जी की जीवनी किसने लिखी थी? 72 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो अश्वघोष ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अश्वघोष ने लिखी थी बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी। 73 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचानकर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। उपरोक्त कथन किसका है? मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचानकर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। उपरोक्त कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, कालिदास का? 73 नंबर प्रश्न का उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित भारत की खोज पुस्तक में वर्णित है यह कथन, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न। मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने कब पराजित किया था? 74 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो 1799 में पराजित किया था, ठीक है, टीपू सुल्तान को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न देखने से पहले हम लोगों को यह पैसेज पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। मनुष्य ही प्रकृति के विनाश का कारण बनता है जा रहा है। प्रकृति ने मनुष्य का ही नहीं अपने ऐसे ही पढ़ने दे रहे हैं, आप लोग पढ़ते रहना चाहते हैं, ठीक। मनुष्य ही प्रकृति के विनाश का कारण बनता जा रहा है, और प्रकृति ने मनुष्य का ही नहीं अपने सभी प्राणियों को सुख और संतोषपूर्वक जीवन बिताने के सभी साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए हैं। अन्य जीवन आज भी प्रकृति से आज भर के लिए साधन पाना चाहते हैं, जबकि मनुष्य आज ही जाने कब तक के लिए साधन आज पाना चाहता है। उसे भले ही सोने के लिए 2 गज जमीन जरूरी हो, मगर वह फलांगों में फैले बंगले का निर्माण करता है, भले ही इसके लिए कितने ही पेड़ क्यों न काटने पड़े, ठीक है। भले ही इससे प्रकृति के अनंत जीव बेसहारा क्यों न हो जाएं, भले ही प्रकृति प्रदूषित होती हो, मगर वह यहाँ से वहाँ अन्य प्राणियों की भांति पाँव नहीं प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों में ही जाएगा। उसे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आने वाली पीढ़ियाँ कहाँ रहेंगी, प्रकृति से कुछ पा सकेंगी या नहीं। वह तो आज ही अपनी विलासिता के लिए, अपनी सनक के लिए, अपनी फिजूल खर्ची की आदत के वशीभूत हो प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन कर लेना चाहता है। तो अब उत्तर बताना है सभी को 75 नंबर प्रश्न का। 75 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। उसे इससे अंतर नहीं पड़ता है, इसमें रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता है, बी वाला ऑप्शन प्रयोग कर सकते हैं। 75 नंबर का बी सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। विनाश का विलोम होगा, विनाशकारी, सर्वनाश, विसर्जन, सृजन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 77 नंबर क्या, 76 नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा अगर, हाँ ठीक सही बताया। चलिए दोस्तों 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 77 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। पेड़ों की अत्यधिक कटाई का प्रभाव किस पर पड़ेगा? वन्य जीवों पर, मनुष्य पर, पक्षियों पर, वन्य जीवों, पक्षियों, मनुष्य, सभी पर। डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। 77 नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 78 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। यह आज जब पहली बार, एक तरह से पहली बार आया है तुम्हारा खत, जम्मू की किसी कॉलोनी से लोग लग रहा है तो, सॉरी, जम्मू की किसी कॉलोनी से तो लग रहा है, क्यों आया है तुम्हारा खत, बुरी तरह भीगा हुआ, अटा हुआ कुछ कुछ, आखिर क्यों लिखा है तुमने, कि पता नहीं कभी फिर हो, फिर हो भी सकेगा कि नहीं, तुम्हारा वही पता वही ठिकाना जिस पर खत लिखने की आदत है मुझे, बड़ा मुश्किल है ना बढ़ती हुई उम्र में आदत का बदल लेना, और आदतें भी, जबकि हमारी बहुत अपनी होकर रही हों। ठीक है। चलिए प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी लोग। 78 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कविता में किस आदत की बात कही गई है? परिवार के साथ पहाड़ों पर घूमने की, गलत है। दोस्तों के साथ प्रतिदिन पत्र लिखने की, पते विशेष पर पत्र लिखने की। 78 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पते विशेष पर पत्र लिखने की आदत की बात कही गई है। 79 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। आदतों को बदल लेना कठिन क्यों है? आदतों का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है, गलत है। आदतों के कारण सारे कार्य शीघ्र होते हैं, गलत है। आदतें व्यक्ति का अभिन्न हिस्सा होती हैं, आदतों को कभी बदला नहीं जा सकता, गलत है। इसी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 80 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है और लास्ट प्रश्न आप सभी का। कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं? 80 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो जम्मू में रहते हैं। दोस्तों आप सभी के 80 प्रश्न कंप्लीट हुए। आप सभी का प्रश्न 55 मिनट में 80 प्रश्न कोई यूट्यूबर नहीं करवा सकता, और आप सभी के 2-2 घंटे लेंगे पीपीटी बनाने के बाद में, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आप